बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स वाला कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वन बाय वन मैंने इसके सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक्स दैट आर द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह इस तरह, ठीक है। तो एक टाइम पे मैं एक कंप्लीट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, जैसे आज कार्बोहाइड्रेट्स वाला कंप्लीट मैं इंशाल्लाह आपको लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट क्या है कि एक टाइम पे आपका एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा, इसका ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई भी चीज़ जो आपको कंफ्यूज करेगी अगेन वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ सकते हैं। ओके, so let's begin. Carbohydrates are the most abundant class of the organic compounds. Carbohydrates क्या है? Organic compounds की वो क्लास है जो कि abundantly present हैं। क्यों? आपने जनरली सुना होगा ना carbs, carbs, carbs. These are actually these carbohydrates जो कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट हर जगह से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट है इनकी जो कि हमें नेचुरली मिलती है। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स हैव द जनरल फॉर्मूला CxH2OY, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन और वाटर का एक स्पेसिफिक रेशियो जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी इन दीज कार्बोहाइड्रेट, बट जनरली क्या है, कार्बन का एक स्पेसिफिक नंबर होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स का एक स्पेसिफिक नंबर होगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, लेकिन क्या है कि ऑन द होल जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होंगे, हमें वाटर मॉलिक्यूल वाली ही मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दे रहे हैं। ओके, अब क्या है ये फॉर्मूला सजेस्ट करता है। अब यहाँ से क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। दिस फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला दिया गया है CxH2OY, इट सजेस्ट दैट ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर बेसिकली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद फ्यू एक्सेप्शंस। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रा का जो वर्ड है वो वाटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड एज द फॉर्मूला इंडिकेट्स, CxH2OY वाला फॉर्मूला, it indicates the presence of the water molecules within the molecular structure of the carbohydrates, ठीक है। So they are known as the hydrates of carbon, ठीक है, with few exceptions, कुछ different exceptions हमारे पास होंगे। अच्छा, अब देखिए कैसे जो है वो जनरली प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर को लेते हैं जो कि उनको दिया जाता है, ठीक है, एंड इसको कंबाइन करते हैं एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6, ठीक है, शुगर को फॉर्म करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस C6H12O6, अगर मैं इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या बनता है, कार्बन तो 6 हो गया, ठीक है, H2O को अगर मैं निकालूं तो इट बिकम्स H2O6, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ तो देखिए इट इज C6, H is 2 into 6, that is basically 6 into 2 12, ठीक है, and oxygen is 6, C6H12O6। so ये फॉर्मूला आपका क्या है, वेरीफाई हो गया यहाँ से। अब प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो ग्लूकोज इन्होंने सिंथेसाइज कर दिया है उसको स्टार्च में और सेल्यूलोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टार्च और सेल्यूलोज वगैरह वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं इस कार्बोहाइड्रेट की। Carbohydrates are the monomers and the polymers of aldehydes and ketones that have numerous hydroxyl groups attached. Now, this is going to be a second definition. पहली definition क्या थी, that carbohydrates are the hydrates of carbons with few exceptions, ठीक है। Now you have a second definition that carbohydrates are the monomers and the polymers of aldehydes and ketones
that have numerous hydroxyl groups attached. हमारे पास क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली क्या है, कीटोनिक ग्रुप्स हैं या फिर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप्स है। एल्डिहाइडिक ग्रुप्स कौन से, सी डबल बॉन्ड ओ एच वाले ग्रुप्स, ठीक है, या कीटोनिक ग्रुप्स कंसिस्ट करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप्स, जिनके अंदर क्या होगा हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच्ड होंगे और उनके साथ क्या अटैच्ड होगा, ओ एच ग्रुप्स जो है वो अटैच्ड होंगे इन डिफरेंट ऑर्डर्स, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, वो हम वन बाय वन देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ये वाली जो डेफिनेशन थी ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद फ्यू एक्सेप्शंस, ये जो है वो साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं थी, ठीक है, ये उन्होंने फॉर्मूला से बस निकाली है। जबकि साइंटिफिक डेफिनेशन कौन सी है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोनोमर्स एंड द पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, दैट हैव न्यूमरस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि दैट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर मोनोमर्स एंड द पॉलीमर्स। मोनोमर्स क्या है, मोनोमर का मतलब होता है एक स्मॉल यूनिट जो है वो बस मौजूद हो, मोनो, मोनो मीन्स वन, ठीक है, एंड पॉली मीन्स मेनी। अगर ये बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होके एक लंबी सी चेन बना लें या ब्रांच स्ट्रक्चर बना लें या फिर एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना लें, सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लें, देन दैट वुड बी द पॉलीमर्स, ठीक है। इस केस में ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को यहाँ पे मेंशन कर लें दैट इट इज अ मोनोमर, जबकि जो स्टार्च और सेल्यूलोज वगैरह हैं वो आपके पास क्या आ जाते हैं, दे आर द पॉलीमर्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, वो मोनोमर्स भी हो सकते हैं, सिंपल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन होके पॉलीमर्स बना सकते हैं जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज वगैरह। और इन मोनोमर्स या पॉलीमर्स के अंदर क्या होगा, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है, और इस हाइड्रोक्सिल और कीटोनिक ग्रुप के साथ क्या होगा, सॉरी, इस एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप के साथ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे और डिफरेंट फॉर्मेट्स में अटैच्ड होंगे, ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग दैट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सैकेराइड्स भी कहा जाता है, सैकेराइड्स, ठीक है, इसी वजह से इनको मोनोसैकेराइड्स कहा गया है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या है, सैकेराइड्स। अच्छा, सो मोनोसैकेराइड्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी अगर मैं इन कार्बोहाइड्रेट्स को उठा के पानी में डालूं तो दे वुड नॉट ब्रेक फर्दर, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होगा, जो वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है वही मॉलिक्यूलर फॉर्म रहेगी, वो सिर्फ पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सपोज मेरे पास जो है वो, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ग्लूकोज की, C6H12O6 हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है, मैं इसको पानी में डालूं तो ऐसा नहीं होगा कि ये कार्बन 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 6 ऑक्सीजन इनमें ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिंपली पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, सो इट मींस दैट दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी पानी इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। दे हैव जनरल फॉर्मूला CH2ON, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, ये वाला CH2ON, जिनमें हमारे पास N का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम 3 to 6 कार्बन एटम्स, यानी क्या होंगे कि 3 से लेकर 3 4 5 6, 3 to 6 अगर हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे तो ये वाला जो कंपाउंड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड कहलाएगा, ठीक है। सो मोनोसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 carbon atoms. They are further classified as trioses, tetroses, pentoses, and hexoses. देखिए कैसे, if they have 3 carbon atoms, they would be known as trioses. If they have 4 carbon atoms, they would be tetroses.
5, then pentoses, and if they have 6 carbon atom, they are known as hexoses. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो देखिए सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में. नाउ मोनोसैकेराइड्स क्या है? दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कार्बन का नंबर 3 to 6 होगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस कार्बन नंबर इनके आगे फर्दर नेम है ट्राइओसिस से हेक्सोसिस तक. ठीक है, देखिए हमारे पास दो मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं. ठीक है, दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिमिलर है, C6H12O6. नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स. सो दे आर, both of them are hexoses. Okay, whether it is a glucose or a fructose. Okay, is glucose a pentose? Pent means 5. So does glucose consist of 5 carbon atoms? No. According to the formula, glucose के अंदर 6 carbon atoms हैं, so it is a hexose. ठीक है. Now, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज को देखिए. ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 1, मैं यहाँ पे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 and 6 carbon atoms. इस तरह फ्रुक्टोज कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन एटम्स. इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर नोट डाउन कीजिए. यूज दिस, जो ग्लूकोज है उसके अंदर क्या है? C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन. कौन सा वाला ग्रुप? एल्डिहाइडिक ग्रुप. और यहाँ पर देखिए इसके केस में it consists of C double bond O. Pardon me, ज़्यादा हाईलाइट हो गया. C double bond O. So it means it consists of a ketonic group. Okay, both of them are basically hexoses. As they consist of 6 carbon atoms. ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको काउंट करके दिखाया. बट जो ग्लूकोज है it consists of an aldehydic group, जबकि जो फ्रुक्टोज है it consists of a ketonic group. जो हमने साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, वहां से हमें पता चला ये. ठीक है. नाउ और चीज देखिए आप, इन्हें क्या कहा था? दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड. हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कौन से होते हैं? OH वाले. ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है बल्कि ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है. सेकंड कार्बन के साथ देखिए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फर्स्ट, सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो यहाँ पर इट इज पेंटाहाइड्रोक्सी है ना, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो इट इज पेंटाहाइड्रोक्सी. स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा. ठीक है, कीटोनिक वाले की तरफ आ जाते हैं, फ्रुक्टोज की तरफ आ जाते हैं. फर्स्ट OH ग्रुप, सेकंड पे तो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे देखिए OH, यहाँ पे OH, यहाँ OH, यहाँ OH. 1 2 3 4 and 5. इट इज ऑल्सो अ पेंटाहाइड्रोक्सी ग्रुप. ठीक है, दोनों के अंदर देखिए 6 कार्बन एटम्स, दोनों के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो मेन ग्रुप है एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप की वजह से क्या हो जाता है, एक ग्लूकोज बन जाता है, दूसरा फ्रुक्टोज बन जाता है. तो यहां तक हम रीड कर चुके थे. तो ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अभी हमने देखा इट इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ओके, जबकि जो फ्रुक्टोज है इट इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, इनके जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं और इनको जनरली क्या कहा जाता है? सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है. Some monosaccharide molecules can rotate the plane of polarized light to the right. They are called dextrorotatory or dextrose sugars. अब क्या होती है,
कि दैट एक सपोज एक लाइट रे आएगी, ठीक है, अगर फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल जो है वो सामने पड़ा हुआ है तो ये क्या करेंगे, उस लाइट को राइट एंगल पे रोटेट कर देंगे, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो इस तरह के जो हमारे पास शुगर्स होंगे, इस तरह के जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोज शुगर्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज एंड जो हमारे पास आ जाता है डेक्स्ट्रोज है, ये वाले सॉरी, ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज है, वो हमारे पास डेक्स्ट्रोज शुगर्स हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या था कि अब यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स की जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ना, वेदर दे कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स और 6 कार्बन एटम्स, मतलब 3 to 6 कितने भी कार्बन एटम्स उनके अंदर क्यों ना मौजूद हों, अगर वो हमारे पास मोनोसैकेराइड है, ठीक है, तो दे वुड बी वाइट, ठीक है, उनका कलर वाइट होगा, क्रिस्टलाइन होंगे, ठीक है, एंड सॉलिड्स होंगे, ओके। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट रिमेंबर दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। वाटर के अंदर सॉल्युबल होना और हाइड्रोलाइज होना दो डिफरेंट चीज हैं। वाटर के अंदर सॉल्युबल होने का ये मतलब है, जैसे आप शुगर डालते हैं पानी के अंदर तो उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोलाइज होने का ये मतलब होता है कि दैट वो चीज, वो मॉलिक्यूल जो है वो टूट टूट के अपने एलिमेंट्स में बन जाए। जैसे अगर मैं ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करवाऊं तो इससे क्या बन जाएगा, हमारे पास कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। लेकिन सॉल्युबल होना सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना है। मॉलिक्यूल का अपनी शेप, अपना स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, सिर्फ उसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, जितने भी यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स हैं उन सबका टेस्ट क्या होगा, स्वीट होगा, ठीक है। एंड अगेन दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन गेन कर लेंगे और किसी दूसरे के से ऑक्सीजन लूज करवा लेंगे, उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। Now let us move towards the second type of the carbohydrates, that are the oligosaccharides. ओलिगोसैकेराइड्स क्या करते हैं कि दैट ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो मोनोसैकेराइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड जब एक ओलिगोसैकेराइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें से 2 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो सैकेराइड्स होते हैं इनको ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। सपोज मैंने एक ओलिगोसैकेराइड को वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज करवा दिया, ठीक है, तो उसका जो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो टूट के क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड बना दे, ठीक है। तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा मैं उसको विद श्योरिटी कह सकती हूँ कि इट इज एन ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, therefore depending upon the number of the monosaccharide units they produce on hydrolysis, they are further classified as disaccharides, trisaccharides, etc. देखें, अब कोई भी ओलिगोसैकेराइड वो कितने नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है उसके बेस पे मैं उसको स्पेसिफिक नेम्स दूंगी। अगर वो 2 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस कर रहा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइसैकेराइड कहलाएगा। अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस कर रहा है तो ट्राइसैकेराइड। इसी तरह हम लोग टेट्रा की तरफ चल जाएंगे और पेंटा की तरफ चले जाएंगे और आगे चलते चले जाएंगे। ये जो हमारे पास डाई ट्राई आता है ना सैकेराइड से पहले, वो इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स वाले डेफिनेशन को इस डेफिनेशन के साथ मिक्स मत कीजिएगा। मोनोसैकेराइड में ये जो 3 to 6 नंबर है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जबकि यहाँ पर ये जो डाई ट्राई यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, कितने मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब वो जो इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 to 6 कार्बन एटम्स अगेन मौजूद होंगे, उसके ऊपर वो अगेन वो मोनोसैकेराइड वाली डेफिनेशन लगेगी, ओके। अच्छा, अगेन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दे आर वाइट, they are crystalline, they are solids, and they have sweet taste
एंड आर अगेन सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन एक और इनका एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दैट ओलिगोसैकेराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। जैसे यहाँ पे देखिए 3 आपको ओलिगोसैकेराइड्स के नाम दिए गए हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इन सब के फॉर्मूलाज ये हैं। नाउ दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जो सुक्रोज है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, एक फ्रुक्टोज का। लैक्टोज जो है वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। नाउ यू माइट लुक एट दिस के सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। ठीक है, और यहाँ पर भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह के फॉर्मूलाज सेम है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था ना कि एक ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की भी पोजीशन डिफरेंट है। इसी तरह इन मॉलिक्यूल्स के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज वगैरह के अंदर भी जो है ऑल्दो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, जिसके बेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इनको दिए गए। यहाँ पर भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसी तरह फ्रुक्टोज, इनका ऑल्दो C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तीनों का, लेकिन क्या होगी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल वो डिफरेंट होगी। अच्छा, अब देखिए सुक्रोज ने क्या किया, सुक्रोज ने 2 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस किए हैं, सो इट इज अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज ने भी 2 जो है वो मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस किए, इट इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड। एंड माल्टोज इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड। लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स मेनी, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मौजूद होंगे, 100 से लेकर 1000 तक उनका नंबर होगा, वो वाले सैकेराइड्स या वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगे। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, अब देखिए पॉलीसैकेराइड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस 100 to 1000 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स कौन से थे, मोनोसैकेराइड्स थे। तो अगर हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और वो 100 से लेकर 1000 मोनोसैकेराइड्स तक प्रोड्यूस कर लेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। स्टार्च और जो सेल्यूलोस हैं वो पॉलीसैकेराइड की मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं, एंड चूंकि दे कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, तो इससे हम इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ नहीं अभी कर रहे यहाँ पे। दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स, सॉलिड्स तो हैं लेकिन क्या है, एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन नेचर नहीं है इनकी। दे आर टेस्टलेस, ठीक है, एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने में एक दूसरे के अंदर। अगर आपको आ जाता है डिफरेंशिएशन बिटवीन द मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, तो आप कर सकते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं 3 to 6 कार्बन एटम्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। जबकि ओलिगोसैकेराइड में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 to 9 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस होंगे एंड दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, नोट डाउन करके रखते चले जाना है, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसमें आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द यूजेस एंड द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग्स है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, monosaccharides such as glucose, fructose and galactose are obtained from fruits, vegetables and cereals. They are also present in honey. Disaccharides such as sucrose is obtained in sugarcane, sugar beet and fruits. Maltose is found in cereals. Lactose is main sugar in milk and dairy products. Cellulose is obtained from plants. Cotton is pure cellulose. And starch is present in cereals, wheat, barley, rice, maize, etc. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं। तो इन शॉर्ट देखिए कि आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, इन सब से आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। ठीक है, यानी ये कि ये मेजर सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स का जब आप ये चीजें खाते हैं। बाकी चीजें जैसे आप मीट वगैरह
या एग्स वगैरह खाते हैं तो उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़े यूजेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर एनर्जी। जब देखिए एक फ्रूट बन रहा है तो इट इज मेजरली अ कार्बोहाइड्रेट, तो वो फ्रूट क्या करते हैं, अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर लेता है। ठीक है। और वही फ्रूट जब कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग खाता है तो वो जो एनर्जी उस फ्रूट के अंदर स्टोर हुई थी वो उस ह्यूमन या फिर उस एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन स्टोर एनर्जी एंड दे कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, it is an important point that 1 gram of glucose provides you 15.6 kilojoules of energy. ये mostly MCQs में आता है ये point. ठीक है। They serve as food source for most organisms. दालें आप खाते हैं, fruits खाते हैं, vegetables खाते हैं, तो carbohydrates क्या है, food source है। Carbohydrates serve as structural material for plants. प्लांट्स का, हमारी बॉडीज का मेजर जो कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। हमारी बॉडीज में वैसे प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट्स। सेल्यूलोज इन ह्यूमन डाइट इज रेफर्ड टू एज फाइबर। प्लांट्स का जो मेजर स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज, वो हमारे लिए क्या करता है, फाइबर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है। ये किसके अंदर मौजूद होता है, ब्रान, होल मील ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये जो फाइबर्स होते हैं हम इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैसे? इट हेल्प्स द मसल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन्स टू मूव फूड एफिशिएंटली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब क्या होता है, जब ये फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते तो स्टमक क्या करता है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा जोर लगाता है। जब थोड़ा ज्यादा जोर लगाता है तो बाकी जो फूड होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब ये फाइबर्स हमारी इंटेस्टाइन से मूव करते हैं तो ये क्या कर लेते हैं कि फूड को बहुत एफिशिएंटली मूव करवाते हैं थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके साथ साथ ये जो फाइबर्स हैं ये पोरस होते हैं। ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो हमारे फूड के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह हमारे स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन ये स्क्रीट आउट हो जाते हैं। तो यूं हमारे क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्प करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि दैट जो जैसे माल्टे के ऊपर वो जो वाइट वाइट कलर के होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी के अंदर, लेकिन क्या है वो फाइबर्स हैं, तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ठीक है। सुक्रोज इज यूज एज अ कॉमन टेबल शुगर। हमारी जो कॉमन चीनी है वो उस में क्या है, सुक्रोज है। ठीक है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स एंड लिवर सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे जो क्या कहते हैं बॉडी है उसकी लिवर सेल्स और एनिमल मसल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर हो सकता है। ठीक है। लेकिन ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन सर्व्स एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वायर। इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड फॉर एनर्जी। प्लांट स्टोर एक्सेस एनर्जी एज स्टार्च। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वो जो हम कहते हैं ना चर्बी चढ़ती चल जा रही है बॉडी के अंदर, वो एक फैट्स होते हैं, लेकिन हमारी सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ग्लाइकोजेंस की फॉर्म में स्टोर होता चला जाता है। ठीक है। जब हमने सपोज कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ खाया नहीं है तो क्या होता है, ये ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। इसी तरह प्लांट्स जो है वो कैसे एनर्जी को स्टोर करते हैं, या इन सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Starch is used to make rectified spirit by fermentation process. Rectified spirit कौन सी है, अल्कोहल है जो कि हाईली प्योर होता है। ठीक है। उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस करने में करता है। अच्छा, starch is converted to dextrin which is used as an adhesive for stamps and as wallpaper glue. ठीक है। Cows, cattle, goats, deer, sheep and termites derive nutrition from the cellulose. We use cellulose in the form of wood for heat, housing, and furniture. Wood is also used to make paper and wood pulp. Cellulose fiber of cotton is used to make rayon and cellulose acetate, which are used in textile industry for making cloths. So, on the whole, अब हमारा ये जो टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स वाला वो फिनिश हो गया।
होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। कुछ जो नहीं समझ आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।